नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आखिर अफगानिस्तान की मिट्टी में ऐसा क्या है जिससे किसी महाशक्ति के पैर वहां नहीं जम पाते? आखिर अफगान लड़ने भिड़ने मरने मारने पर हमेशा उतारू क्यों रहते हैं? वो कभी बाहरी ताकतों से तो कभी आपस में ही क्यों लड़ते रहते हैं? दुनिया भर में अफगानिस्तान, तालिबान और वहां के लोगों की चर्चा हो रही है। लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या हमेशा से ही अफगानिस्तान का मिजाज ऐसा ही रहा है? 20 वर्षों की लंबी जंग के बाद अमेरिका काबुल से विदा हो चुका है। इस जंग से सुपर पावर को क्या मिला, इसे लेकर दशकों मंथन होता रहेगा। लेकिन जिस अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे से कभी शांति का संदेश निकलता था, जहां से कभी दुनिया भर के लोग बेहतर जिंदगी का फलसफा सीखते थे, उस दौर में अफगानिस्तान को एशिया का दिल कहा जाता था। बेशुमार खजानों से भरी इस धरती पर तालिबान के कब्जे के बाद से इस मुल्क के 4 करोड़ से अधिक लोगों की आंखों में पल रहे सपने दम तोड़ रहे हैं। अफगानिस्तान एक ऐसी आग से जल रहा है जिसमें जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान आज जिस मुकाम पर खड़ा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जड़ें अतीत में छिपी हैं या बाहरी ताकतों ने अपने स्वार्थ के लिए एक खूबसूरत मुल्क को उजाड़ दिया और उसकी तहजीब में मरने कटने का जुनून भर दिया? आखिर वो कौन से हालात थे जिसने तालिबान को जन्म दिया? किन ताकतों ने उसे पाला पोसा और मजबूत किया? अपने खास कार्यक्रम अफगानिस्तान के रक्त चरित्र में मैं आपको इस मुल्क के कल, आज और कल की तस्वीर से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगी। एक ओर हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़, दूसरी ओर पामीर के पठार, कलकल करती आमू दरिया के किनारों पर जिंदगी का राग, तो दक्षिणी हिस्से में तपता रेगिस्तान। ये अफगानिस्तान का भूगोल है जिसे कभी आर्याना, आर्यनुम बीजू, पख्तियां, खुरासान, पख्तूनख्वा तो कभी रोह के नाम से जाना जाता था। अफगानिस्तान के आधे से अधिक हिस्से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे हैं, जहां अधिकतर बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है। हिंदू कुश पार शोरतु गोई की खुदाई में मिली नहरें इस क्षेत्र के प्राचीन सभ्यताओं की कहानी बयां करती हैं। अफगानिस्तान से भारत के रिश्तों की गवाही हमारे प्राचीन ग्रंथ भी देते हैं। महाभारत में गंधार राजकुमारी गांधारी से हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह का जिक्र है। तब का गंधार आज का कंधार है। अफगानिस्तान में पख्तूनों का वर्चस्व है। ऋग्वेद के चौथे हिस्से में पख्तूनों का पाक्त्या के नाम से जिक्र मिलता है। माना जाता है कि धरती के इस हिस्से पर कभी आर्यों के कबीले आजाद थे। उनकी जिंदगी का आधार वैदिक संस्कृति थी। वहां के बाशिंदे सबका दिल खोलकर स्वागत करते थे। ये हिस्सा एशिया और यूरोप के लिए एक ऐसा चौराहा बन गया था जहां से गुजरे बगैर विश्व विजेता बनना असंभव था। धरती का ये हिस्सा कारोबारियों, राहगीरों, योद्धाओं और धर्म प्रचारकों की आंखों में बसने लगा था, जिसे इतिहासकारों ने सिल्क रूट का नाम दिया। अफगानिस्तान की आबोहवा में अलग अलग संस्कृतियां आपस में घुलने मिलने लगी थी। बामियान में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति बताती है कि इस क्षेत्र पर कभी बौद्ध धर्म का कितना प्रभाव रहा होगा। ये मूर्तियां करीब 1500 साल पुरानी हैं, जिन्हें 20 साल पहले तालिबान राज में मोर्टार और डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की गई थी। अब तालिबान फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है। इतिहास गवाह रहा है कि जिस किसी ने भी विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा,
उसे अफगानिस्तान के मुश्किल भूगोल और वहां के कबीलों से जंग लड़नी पड़ी है। इसी रास्ते कहीं कबीलों से जंग लड़ते तो कहीं गले लगाते सिकंदर भी हिंदुस्तान पहुंचा था। कई बड़े शासन वहां है। अलेक्जेंडर तक अफगानिस्तान में प्रवेश नहीं कर सका। सोवियत आर्मी को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज वहां जाके फिर वापस लौट आए। जो कुछ सालों तक सिखों का भी वहां शासन हुआ, महाराजा रणजीत सिंह का काबुल में, उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। तो एक तरह से इतिहास में उन्होंने कभी भी गुलामी नहीं देखी है। बात करीब 2500 साल पुरानी है। तब हिंदुस्तान पर मौर्य साम्राज्य की हुकूमत थी और तख्त पर थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस दौर में पहली बार अफगानिस्तान का इलाका भारत का हिस्सा बना। सिकंदर के सेनापति सेल्युकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसके मुताबिक 500 हाथी के बदले सेल्युकस ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु का पश्चिमी इलाका चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। इसी दौर में बौद्ध धर्म हिंदू कुश की घाटियों में पहुंचा। मौर्य साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद इस इलाके पर कुषाणों का कब्जा हो गया, जिसका सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। उसके दौर में इस क्षेत्र पर बौद्ध धर्म की छाप और चटक हुई। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई संस्कृतियां आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ रही थीं। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। काबुल में आसा माई का मंदिर पिछले 2000 साल से खड़ा है। सबकी अपनी पूजा पद्धति, अपना रहन सहन, अपने क्षेत्र की अपनी चुनौतियां। इस मुश्किल भूगोल वाले क्षेत्र पर चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो, लेकिन लोगों ने अपना एक घेरा बना रखा था। मसलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पारसी धर्म का प्रभाव तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म का असर दिखता था। उसी तरह से काबुल और दूसरे इलाकों में हिंदू धर्म को मानने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। देखिए, अगर पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान और भारत में कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि कहा यह जाता है कि जो हिंदू लोग निकले हैं वो अफगानिस्तान से निकले हैं। अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या है? आरियाना। वहाँ की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है उसका नाम क्या है? आरियाना एयरलाइंस। वहाँ जो सबसे बड़ा होटल बना उसका नाम क्या है? होटल आरियाना। 7वीं सदी में इस्लाम धीरे धीरे अपने पैर पसारने की कोशिश में जुटा। अफगानिस्तान पर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हमले शुरू कर दिए। शुरुआती दौर में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे कुछ इलाकों पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का कब्जा होने लगा। करीब 200 वर्षों में अफगानिस्तान से पूरी तरह से हिंदू शासन का खात्मा हो गया। काबुल की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा रहे जयपाल देव। उसके बाद इस क्षेत्र से हिंदू शासन का खात्मा हो गया। अफगानिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम शासकों के कब्जे में आ गया। महमूद गजनी जैसे क्रूर शासक के सिर पर सत्ता और लूटपाट के साथ साथ धर्म का नशा भी सवार था। गजनवी के बाद गौरियों ने इस इलाके पर हुकूमत की। मंगोलों के आक्रमण के दौरान बामियान, हेरात और बल्ख समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। तैमूर लंग की भी इस क्षेत्र पर नजर थी। तैमूर साम्राज्य की राजधानियों में से एक हेरात शहर भी था। उसके पोते पीर मोहम्मद ने कंधार की गद्दी संभाली। उस दौर में दुनिया भर में हिंदुस्तान की शान शौकत और शोहरत की चर्चा होती थी। पश्चिमी देशों के लिए बगैर अफगानिस्तान को पार किए हिंदुस्तान तक पहुंचना असंभव था। ऐसे में कबीलों में बटे अफगानिस्तान के लड़ाकों का लुटेरों और शासकों ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर बाबर अपने लश्कर के साथ किसी तरह अफगानिस्तान को पार करता हुआ हिंदुस्तान पहुंच गया। हिंद कुश की पहाड़ियों से लेकर मैदानी हिस्सों को पार करने के लिए बाबर ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया। वो सन 1504 ईस्वी में बर्फीले तूफान के बीच अपने 300 साथियों के साथ फरगाना से चलकर हिंद कुश पर्वत को पार करते हुए काबुल में दाखिल हुआ और खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। कुछ वर्षों में ही उसके राज्य की सीमाएं ताशकंद से काबुल और गजनी तक फैल गई थीं, जिसमें समरकंद, बुखारा, हिसार, कुंदुज और फरगना शामिल थे। काबुल के तख्त पर कब्जे के बाद बाबर की समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि यहां लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल है, क्योंकि पठानों से निपटना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बाबर ने काबुल से आगे बढ़ने में अपनी बेहतरी समझी। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अफगानिस्तान मोटे तौर तक 3 बड़े हिस्सों में बढ़ चुका था। उत्तर में बुखारा के खानटे का शासन था, पश्चिम में ईरानी शिया सफविद का शासन था और पूर्वी हिस्सा उत्तरी भारत के सुन्नी मुगलों के अधीन था। कोई भी राजा, महाराजा, बादशाह, एम्परर, शहनशाह काबुल में घुस तो गया, लेकिन टिकने की हिम्मत नहीं कर सका। सबको मार के पठानों ने खदेड़ दिया, बाहर कर दिया। मुगलों ने अफगानिस्तान को अपने भारतीय साम्राज्य की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। आगरा और दिल्ली में जमने के बाद वहां के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। ऐसे में करीब 225 वर्षों तक अफगानिस्तान के छोटे बड़े कबीले हिंदुस्तान के मुगलों और ईरान के सफवियों के बीच फुटबॉल की तरह इस्तेमाल होते रहे। सरहदी इलाकों में बसे कबीले कभी मुगलों के पाले में चले जाते, कभी सफावियों के। कमाई के लिए कबीलों ने अपने इलाकों से गुजरने वाले कारवां को लूटना शुरू किया, उनसे टैक्स वसूलने लगे। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में छोटे छोटे कई कबीले खड़े हो गए, जिन्होंने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। हिंदू कुश की खूबसूरत घाटी और उसके सपाट पहाड़ खून से लाल होते रहे। 1722 में गिलजई पठान ईरान की ओर बढ़े और राजधानी इस्फहान पर कब्जा कर लिया। अब्दाली कबीले के पठानों ने हेरात पर अपना परचम लहरा दिया। इसके बाद दोनों आपस में एक दूसरे को खत्म करने में जुट गए, यानी मरने मारने का सिलसिला जारी रहा। बाद में इस इलाके पर नादिर शाह का कब्जा हुआ। उसकी मौत के बाद उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने एक मजबूत अफगान राज्य की स्थापना की। पठान कबीलों ने उसे अपना बादशाह चुन लिया, लेकिन अब्दालियों और गिलजइयों के बीच तलवारें खिंची रही। ऐसे में तंग आकर अहमद शाह अब्दाली के बेटे ने अपनी राजधानी को कंधार से बदलकर काबुल कर लिया। वहां के जातीय समूह एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इतिहास के कई पड़ावों और मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी अफगानों ने कोई सबक नहीं सीखी। वो आज भी एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई में बुरी तरह उलझे हुए हैं। हाथों में बंदूक थामे अफगानिस्तान की हुकूमत पर दोबारा काबिज हो चुके तालिबान लड़ाकों में बड़ी आबादी पश्तूनों की है, जिन्हें मुल्क का सबसे ताकतवर समुदाय माना जाता है, जो इस्लाम की सुन्नी धारा से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क की 80% आबादी सुन्नी है, बाकी बची आबादी हजारा और दूसरे समुदायों से ताल्लुक रखती है। अफगानिस्तान में पश्तूनों की आबादी 40% से अधिक बताई जाती है। वहीं ताजिक करीब 25%, हजारा 10%, उज़्बेक 8%, बलूच, तुर्कमेन, नूरिस्तानी, पामीरी, अरब, गुजर, ब्राहुई, किलीलाबाश, आइमाक और पशाई जैसे जातीय समूह भी मौजूदगी रखते हैं। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रगीत है उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 14 अलग अलग समूहों के नाम गिनाए गए हैं। जैसे अपने आप बोलते हैं ना, गुजरात, सिंध, इस तरह से 14 समूहों के नाम गिनाए गए। तो उनमें आपस में प्रेम भी है और उनमें दंगल भी बहुत होता है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत होती है। हजारों लोग शिया हैं, उनको सुन्नी लोग कई बार काफ़ी बुरी तरह से हैंडल करते हैं और बीच में तो 3-4 साल पहले सैकड़ों हजारों लोगों को मार दिया गया था। अफगानिस्तान के इस नक्शे पर खास तौर से पश्तून, ताजिक,
हजारा और उज़्बेकों के वर्चस्व वाले इलाकों को देखा जा सकता है। इतिहास गवाह रहा है कि पश्तूनों की मर्जी के बगैर अफगानिस्तान के जमीन पर किसी भी महाशक्ति के पैर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए हैं। जहां की ऊंची पहाड़ियों में बनी गुफाएं, सकरी घाटियां और मुश्किल भूगोल उन्हें दुश्मनों पर कुदरती बढ़त देता है। लेकिन पश्तून भी कई कबीलों और उप कबीलों में बटे हुए हैं। वहां की हुकूमत उनके सरदारों के हिसाब से चलती है, जिसका आधार शरिया कानून है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में पठानों के 300 से ज्यादा कबीले हैं। तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर भी पश्तून था। कंधार प्रांत अफगानिस्तान में पश्तूनों की राजनीति और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। पश्तून अपने आप को काफ़ी स्वाभिमानी मानते हैं और होते भी हैं। एक मार्शल ट्रेडिशन रहा है उनकी हिस्ट्री में। चूंकि वो एक फ्रंटियर पे रहे हैं साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के, तो उन्होंने कई लड़ाइयाँ झेली हैं। इस्लामी कट्टरपंथी समूह तालिबान में ज्यादातर लड़ाके ग्रामीण दक्षिणी पश्तून इलाके से आते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा से कड़ी टक्कर उत्तर पूर्व में ताजिक देते रहे हैं। लेकिन ताजिकों की ताकत पंजशीर घाटी और इसके आसपास के इलाकों तक सीमित रही है। नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट नेता अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिन्होंने पंजशीर से सोवियत रूस जैसी ताकतों के साथ साथ तालिबान को भी दूर रखा। पश्तूनों के अपने नियम कानून कायदे हैं जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं, जो आर्यों के ज़माने के हैं। बड़े सख्त हैं वो शरीयत से ज़्यादा सख्त हैं, उसको मानते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। वो किसी अरब की या किसी ईरानी की या किसी चीनी या रूसी या अमरीकी की या किसी भारतीय की या किसी पाकिस्तानी गुलामी नहीं करेंगे। वो आज़ाद तबीयत के लोग हैं। उनका पूरा इतिहास ये बताता है। अफगानिस्तान में तीसरा बड़ा समुदाय हजारा है, जो कभी अफगान में सबसे बड़े जातीय समूह हुआ करते थे। लेकिन इन्हें पश्तून मुसलमान नहीं मानते। काबुल में हर 4 लोगों में से एक शख्स हजारा समुदाय से ताल्लुक रखता है। इस समुदाय के लोग मज़ार शरीफ, हेरात और दूसरे शहरों में फैले हुए हैं। तो उज़्बेकिस्तान से हटे इलाकों में उज़्बेक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग बसे हुए हैं और अफगानिस्तान के सत्ता संतुलन में अपनी हिस्सेदारी तलाशते रहे हैं। इसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। उज़्बेक मुल्क के उत्तरी हिस्सों में बसे हुए हैं और सोवियत रूस के कब्जे के दौरान इनका विकास हुआ, लेकिन अब इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी तरह मुल्क के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय और उनके वॉर लॉर्ड्स अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। अफगानिस्तान का भूगोल गुरिल्ला युद्ध के लिए दुनिया में सबसे मुफीद है। वहां के वॉरलॉर्ड्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन एक बार फिर नए गृह युद्ध के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के इतिहास के कुछ पन्नों का जिक्र मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे ये मुल्क कट्टरता से आधुनिकता की ओर बढ़ा था। वहां की राजशाही ने कैसे संवैधानिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था, कैसे महिलाओं की तरक्की के रास्ते खुले थे। लेकिन महाशक्तियों की खींचतान ने तालिबान के जन्म की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। ऐसे में अफगानिस्तान के वर्तमान और भविष्य की तस्वीर को समझने के लिए तालिबान के पैदा होने की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। वो साल 1979 का था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ऐसे में रूसी फौजों को रोकने के लिए मुजाहिदीनों की फौज एकजुट होने लगी। इसमें अफगानिस्तान के छोटे बड़े वॉरलॉर्ड्स बड़ी भूमिका निभाने लगे। इस लड़ाई ने मुल्क के छोटे छोटे लड़ाकों की टुकड़ियों को एक छतरी के नीचे ला दिया। इस युद्ध में कंधार में दीनी तालीम हासिल करने वाले छात्र भी शामिल हो गए, जिन्हें तालिब कहा जाता था। इनमें से एक था उमर, जो दीनी तालीम के लिए अपने गांव चाहे हिम्मती से कंधार पहुंचा था। अफगानिस्तान चूँकि एक बफर जोन है, बड़ी ताकतों के बीच में एक छोटा सा मुल्क है, तो एक तरह से हमेशा ही वो बाहरी सियासतों का अखाड़ा भी बनता रहा है। और ये भी वजह है कि उनको एक रेजिस्टेंस की आदत भी पड़ गई है और आज़ादी के लिए सब कुछ निछावर करने का एक जज्बा भी उनमें हमेशा से है। दीनी तालीम बीच में छोड़कर उमर ने भी
सोवियत सेनाओं को खदेड़ने के लिए बंदूक उठा ली। इन लड़ाकों की मदद कर रहा था अमेरिका। तालिबान को ट्रेनिंग देने और हथियार सप्लाई का काम पाकिस्तान के जिम्मे था। इस लड़ाई में उमर की एक आंख खराब हो गई। करीब 10 साल तक जंग लड़ने के बाद रूस की समझ में आ गया कि अफगानिस्तान में टिकना संभव नहीं है। इस मुल्क के मुश्किल भूगोल और यहाँ के पश्तूनों के सामने डटे रहने का मतलब है अपने सैनिकों की जान से हाथ धोना और आर्थिक नुकसान। ऐसे में रूस ने धीरे से इस इलाके से निकलने में अपनी भलाई समझी। अफगान लोग इतने चतुर हैं कि उन्होंने रूस और अमेरिकी जब एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहते थे, दोनों को एक ही टेबल पे बिठा के उनसे अफगानिस्तान का नवनिर्माण करवाया है। तो हम आज ये समझें कि तालिबान लोग हमारे मोहरे बन जाएंगे या पाकिस्तान के मोहरे बन जाएंगे या चीन के मोहरे बन जाएंगे, बन सकते हैं। उनमें कोई नेता ऐसे आ जाएं कि जो नासमझ हों, कि जो बहुत ही स्वार्थी हों, तो अलग बात है। लेकिन लंबे समय तक कोई देश अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व जमा के नहीं रह सकता है। अफगानिस्तान से रूसी फौज के पीछे हटने के बाद अमेरिका का भी इस इलाके से काम खत्म हो गया। कल तक विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले कमांडर्स ने अफगानिस्तान में अपने अपने इलाके बांट लिए और वर्चस्व की लड़ाई में बंदूकें गरजती रहीं। कंधार में हालात भी कुछ ऐसे ही थे। मुल्क के ऐसे हालात ने तालिब गुट को बेचैन कर दिया और इस गुट ने कंधार को स्वार्थी वॉरलॉर्ड से आजाद करवाने का फैसला किया। ऐसे में इस गुट ने उमर को अपना नेता चुना और अपने संगठन का नाम दिया तालिबान, जिसे बाद में दुनिया ने मुल्ला मोहम्मद उमर के नाम से जाना। कंधार और उसके आसपास के इलाकों में तालिबान ने मदरसों और धार्मिक आयोजनों के जरिए अपनी पहचान मजबूत बनाई। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में कई जिहादी गुट आपस में लड़ रहे थे। उनकी वर्चस्व की लड़ाई में आम अफगानी त्राहिमाम कर रहे थे। मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान के दूसरे जिहादी संगठनों का सफाया शुरू कर दिया और देखते ही देखते काबुल की ओर बढ़ने लगा। तालिबान ने पहले दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान पर कब्जा किया। हाथों में हथियार लहराते तालिबान लड़ाके नए तरह की हुकूमत स्थापित करने में जुटे थे। सितंबर 1995 में हेरात प्रांत भी तालिबान के कब्जे में आ गया। यह इलाका ईरान की सरहद से लगा है। जैसे जैसे तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी कमाई में भी इजाफा हो रहा था। दूसरे देश वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, वह उसमें सऊदी अरब सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। सऊदी अरब फिनेंशियली सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान के माध्यम से, या फिर जो वहाँ पे दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलकायदा है, उस चूँकि अलकायदा को वहाँ पे बेस मिलता है, तो यह मानना कि उनको बेस बिना किसी फिनेंशियल सपोर्ट के तालिबान दे रहा था, यह मानने वाली बात नहीं है। तो इसलिए सऊदी अरब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है तालिबान की उत्पत्ति में। हेरात पर कब्जे के साल भर के भीतर ही काबुल भी तालिबान के कब्जे में आ गया। तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया। रब्बानी को अफगान मुजाहिदीन का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने सोवियत कब्जे का विरोध किया था। वहीं काबुल पर कब्जे के 2 दिनों के भीतर ही तालिबान लड़ाकों ने पूर्व राष्ट्रपति नजमुल्लाह की बेरहमी से हत्या की और फिर उनके शव को एक क्रेन से लटका दिया। इस जघन्य घटना ने तालिबान के क्रूर चेहरे से पूरी दुनिया को रूबरू करवा दिया। 5.25 साल सत्ता चलाई और उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे आपत्तिजनक काम किए कि सारी दुनिया ने उनकी भर्त्सना की। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी खुश नहीं थे जिस तरह के काम पिछली तालिबान सरकार ने किए हैं, और वो सारे जो कर्म उन्होंने किए थे वो अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान की हुकूमत चल रही थी। जबरन शरिया कानून लागू करवाया जाने लगा। मध्यकाल जैसी कड़ी सजाएं देने का दौर शुरू हो गया। महिलाओं की आजादी खत्म कर उन्हें घर के 4 दीवारी के भीतर रहने को मजबूर कर दिया गया। फांसी से लेकर हाथ पैर काटने जैसी सजाएं सरेआम दी जाने लगी। अफगानिस्तान के लोगों के बीच आतंक का दूसरा नाम तालिबान बन गया। तालिबान की पहली सरकार को जिन 3 इस्लामिक देशों ने मान्यता दी थी, वो देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों ने तालिबान को ताकतवर बनाने में अहम भूमिका निभाई,
लेकिन 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग का ऐलान कर दिया। तालिबान का समूल नष्ट करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अमेरिकी फौज की 20 साल की कोशिशों के बाद भी तालिबान खत्म नहीं हुआ। इस बीच तालिबान ने अपनी कमाई का मोटा जरिया अफीम को बना लिया और मुल्क के कई हिस्सों में उगाही का बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, गुपचुप तरीके से कई मुस्लिम देश भी तालिबान की मदद करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि आज तालिबान फिर से काबुल पर कब्जा जमा चुका है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि भारत के लिए तालिबान की नई सरकार के मायने क्या हैं और एशिया की दूसरी ताकतें अफगानिस्तान में क्यों ले रही हैं इतनी दिलचस्पी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।